ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक। इसमें क्या हुआ कि पहले क्या माना गया कि पृथ्वी केंद्र में है, और ये अवधारणा किसने दी थी? टॉलमी ने दी थी। किसने दी? टॉलमी ने दी। पृथ्वी केंद्र में मतलब जियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी? टॉलमी ने दी। ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1543 तक, सोचो कि 140 ईस्वी में ईसा पूर्व दिया गया था। ठीक। और फिर उसके बाद 1500 साल तक ये माना गया कि पृथ्वी केंद्र में है। फिर 1543 में हुआ कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कोपरनिकस महोदय आए, ये बताए, वो सन छोड़ दो, कोपरनिकस महोदय ने बताया कि सूर्य केंद्र में है और अन्य जो पिंड हैं उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक। समझ में आया? और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बिग बैंग थ्योरी, यही इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लेता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? हाँ, ये अवधारणा बिग बैंग थ्योरी, ये अवधारणा किसने दी? जॉर्ज लेमेंटर ने दी। बिग बैंग थ्योरी, ये अवधारणा किसने दी? जॉर्ज लेमेंटर ने दी। ठीक। लेमेंटर। ठीक। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कितने अरब वर्ष पूर्व? 1500। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे से 2.2 मिलियन वर्ष, कितने? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक। प्रकाश वर्ष पूछ लेता है किसका मात्रक है, करता है। ठीक है। सौरमंडल, सौरमंडल में हमारी सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, और सूर्य केंद्र में है। सूर्य में जो प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है, और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर ही हाइड्रोजन बम काम करता है। ठीक। जबकि परमाणु बम किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। किस पे काम करता है? ये क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार हर दूसरे पेपर में आता है क्वेश्चन कि न सूर्य को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, किस उस पे? नाभिकीय संलयन। सूर्य का बाह्यतम भाग, सूर्य का बाह्यतम भाग जो दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय, उसे क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। ठीक। इसी का अध्ययन करने के लिए नासा ने पार्कर, ठीक, पार्कर अभियान भेजा है, और इंडिया ने से वो भेजा है आदित्य L1 करके मिशन, सूर्य का प्रकाश मंडल का अध्ययन करने के लिए। ठीक। सूर्य की आकर्षण शक्ति, ठीक है, मतलब कुछ लपटें उससे निकल रही हैं, मान लो वो उसके गुरुत्वाकर्षण के बल के बाहर चली जाए तो पृथ्वी की तरफ आएंगी। ठीक। पृथ्वी के जब ये वायुमंडल में पहुंचता है तो ये कणों से टकराकर प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक। जब ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव करता है तो उसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। क्या कहते हैं? और जब दक्षिणी ध्रुव पे यही प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। इसमें याद करने के सबसे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के नीचे है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस याद करो, दक्षिणी ध्रुव की तरफ है ना, इंडिया से नीचे है ना, तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हो जाएगा। ऊपर कौन सा है? ऑरोरा बोरियालिस। ठीक, ये याद रखना। इंडिया ने आदित्य L1 मिशन भेजा है। चैप्टर ग्रह, कितने ग्रह हैं पृथ्वी में? कितने हैं हमारे सौरमंडल में ग्रह? 8। ठीक है। पहले 9 थे, 9वां कौन सा था? प्लूटो। प्लूटो को बाहर कब किया गया? 2006 में, क्योंकि ये अपनी कक्षा में, जैसे पृथ्वी एक ही कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है, प्लूटो क्या था? ये अपनी कक्षा से इधर उधर हो जाता था, और
उसका आकार भी छोटा है, उससे बड़े बड़े अभी सैटेलाइट पाई गई हैं, नेचुरल सैटेलाइट। तो इस चक्कर में तो उसको ग्रह से बाहर कर दिया गया। अब कितने ग्रह हैं? 8 हैं। और सभी ग्रह जो हैं, ये सन है, सभी ग्रह जो हैं वो अपनी ध्रुव, जैसे पृथ्वी नाच रही है, तो ये कैसे नाच रही है? वेस्ट टू ईस्ट नाच रही है, ठीक, पश्चिम से पूरब घूम रही है सभी ग्रह। लेकिन इसके दो अपवाद हैं। कौन से अपवाद हैं? शुक्र और अरुण। कौन से दो ग्रह अपवादित हैं? शुक्र और अरुण। ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ठीक, ये पूरब से पश्चिम घूम रहे हैं, ठीक। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं, पूरब से पश्चिम घूम रहे हैं, उल्टा घूम रहे हैं। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग ग्रह, ये मान लो सन है, ठीक, सन से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है, सबसे छोटा ये ग्रह है, ठीक। फिर उसके बाद शुक्र है, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, और भोर और सांझ का तारा कहते हैं, ठीक। शुक्र और बुध, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, ठीक, नो उपग्रह। फिर उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी पे एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन है, ठीक। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। फिर उसके बाद आता है मंगल, ठीक, मंगल। मंगल के बाद है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। फिर उसके बाद शनि है, शनि के बाद फिर अरुण है, ठीक, फिर वरुण है। ये याद रखना। जो बृहस्पति और मंगल है, इसके बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। किसके बीच में पूछता है? किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह? हाँ, मंगल है, बृहस्पति है। मंगल बृहस्पति। हाँ, तो ये याद रखना। बुध में कोई वायुमंडल का अभाव है, इस कारण यहाँ पे तापांतर सबसे अधिक है। ताप लेकिन शुक्र का है, नजदीक बुध है, लेकिन ताप सबसे अधिक शुक्र का है। इसका तापांतर अधिक होता है। मान लो ठंडी और गर्मी के बीच में अंतर, ठीक, ज्यादा और कम के बीच में अंतर। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक किसका ताप है? ताप किसका है? शुक्र का। ये याद रखना है। लोग सोचेंगे कि सबसे नजदीक होगा उसका ताप अधिक होना चाहिए ना, सूर्य के, लेकिन सबसे अधिक ताप शुक्र का है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण इसको प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। किसको? शुक्र को। उसके बाद मंगल, पृथ्वी के बारे में तो सब जानते ही हो। मंगल, ठीक है, मंगल डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक। और मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। ये याद रखना। मंगल ग्रह, हाँ, इंडिया ने मंगलयान भेजा था 2013 में। इसको मॉम मिशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। बृहस्पति, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं, इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? ठीक है। और बृहस्पति का ही गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का जो टाइटन उपग्रह है, इस पे जीवन पाने की संभावना ऐसी खोजी गई है, टाइटन पे। अरुण है, अरुण के जैसे ये अरुण है, तो इसके चारों तुमको ये वलय नहीं दिख रहे हैं, तो अरुण के शनि और अरुण, इन दोनों के वलय पाए जाते हैं, ठीक। ये याद रखना, पूछ लेता है। फिर वरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वरुण को, हाँ, लेटा हुआ, हाँ।
वरुण को नहीं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये याद रखना। फिर उसके बाद प्लूटो को 2006 में बाहर कर दिया गया है। ठीक, इसको खोजा कब गया था? 1930 में खोजा गया था। किसको? प्लूटो को। हाँ, ये याद रखना। उपग्रह तो जानते ही हो, जो ग्रहों की चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ब्लू मून और ब्लड मून से। ब्लू मून क्या होता है? वैसे एक माह में एक पूर्णिमा पड़ती है। जब एक माह में दो पूर्णिमाएं पड़े तो दूसरी पूर्णिमा होगी उसको क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। और जब ऐसा ही लगातार 2 माह पड़ जाएं तो चौथी जो पूर्णिमा होगा उसको ब्लड मून कहेंगे। ठीक, चंद्रयान 2008 में भेजा गया था। अभी चंद्रयान 2 भेजा गया जो कि असफल रहा था, मतलब उसका लैंडिंग नहीं हो पाई थी, पूर्णतः असफल नहीं कहा जा सकता है। फिर उसके बाद है और चंद्रयान 3 भी भेजा गया जिसका लैंडिंग हुई थी। ठीक, कृत्रिम उपग्रह जो भू स्थैतिक कक्षा होती है, जियो स्टेशनरी, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर इंडिया के ऊपर लगाया जाएगा, जितनी तेजी से पृथ्वी नाचेगी उस उतनी ही तेजी से मान लो ये भी ग्रह भी, मान लो सैटेलाइट भी नाचे तो वो पृथ्वी इंडिया के ऊपर ही सैटेलाइट हमेशा रहेगी, अगर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाई जा रही है। ठीक, तो इसलिए वो हमेशा देश के इंडिया के ऊपर ही रहेगी, अगर उतनी ही तेजी से ना वो घूमे, सैटेलाइट और दोनों पृथ्वी, ये याद रखना। फिर उसके बाद है पृथ्वी की गतियाँ। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ 2 हैं। ठीक है, एक घूर्णन है, घूर्णन मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। ठीक, और दूसरा है घूर्णन को ही क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। हाँ, इसके कारण क्या होते हैं? दिन और रात, दिन और रात होते हैं। ठीक, और दूसरी इसकी गति कौन सी है? परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करती है तो उससे बोलते हैं परिक्रमण। हाँ, तो इसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होते हैं? हाँ, तो ये याद है, पृथ्वी की गतियां कौन सी हैं? घूर्णन और परिक्रमण। ठीक, और घूर्णन को ही क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं, इसके कारण दिन और रात होती हैं। ठीक, और परिक्रमण, परिक्रमा जैसे परिक्रमा नहीं लगाते हैं तो इसको उससे याद रखना, सूर्य की परिक्रमा करता है तो इसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ये याद रखना। पृथ्वी की स्थितियां, ठीक है, सूर्य से 2 स्थितियां बनती, उपसौर और अपसौर। उपसौर को क्या होगा? पृथ्वी सबसे नजदीक रहेगी सूर्य के, ये कब होगा? 3 जनवरी को। ठीक, और 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर रहेगी, किससे? सूर्य से। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि उपसौर में पृथ्वी नजदीक है, सूर्य गर्म है, तो गर्मी होनी चाहिए। ठीक, गर्मी होती है लेकिन वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, तो हम होते हैं पृथ्वी के पीछे। ठीक है, उसके सूर्य के जो लंबवत किरणें हो रही उनके हम लोग पीछे, इसलिए हम लोगों के यहाँ ठंडी होती है। तो ये स्थिति होती है। लेकिन उपसौर मतलब सूर्य के सबसे नजदीक पृथ्वी होती है। फिर इसके विपरीत स्थिति अपसौर, मतलब सूर्य से सबसे दूरी में पृथ्वी उस स्थिति में रहेगी, और ये कब होगा? 4 जुलाई को होगा, ये याद रखना। हाँ, तो 21 जून को क्या होता है? सूर्य कहाँ लंबवत होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो सूर्य लंबवत होता है कर्क रेखा पे। कहाँ होता है? कर्क रेखा पे, पृथ्वी की तरफ झुका हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध में तुम्हारा पोलर के पास, तो ये बोला जाता ना कि पोलर के पास 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है ना। तो सूर्य के ये हमेशा, जो पोलर का ये 90 डिग्री जो अक्षांश होगा ये हमेशा सूर्य के सामने रहेगा, इसीलिए यहाँ 6 महीने का दिन होता है। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध ये पीछे चला गया, तो चाहे ये
कितना यहाँ, जब यहाँ ये ऐसे है और ऐसे घूम रहा है तो ये वाले हिस्से में कभी प्रकाश पहुंचेगा नहीं। ठीक, अगर ये झुका नहीं होती पृथ्वी 23.5 डिग्री, तो फिर 12 महीने का हर जगह दिन और 12 महीने की रात होती। और पृथ्वी मान लो चक्कर ही अगर घूर्णन भी नहीं कर रही होती, तो एक आगे का जो सामने होता वो वहां दिन होता और हमेशा पीछे की तरफ रात होती, अगर पृथ्वी का घूर्णन ना होता। ठीक, 21 जून को पृथ्वी सूर्य लंबवत कहाँ होता है? कर्क रेखा पे। और उसी के विपरीत जबकि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होता है मकर रेखा पे। ठीक, इसको दक्षिणी विषुव बोलते हैं। उत्तरी विषुव, सॉरी, जब 21 जून को सूर्य लंबवत होता है कहाँ पे? कहाँ पे लंबवत होता है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। उस दिन योगा दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक, योगा दिवस, तो इसको ग्रीष्म मायनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? 21 जून को। और 22 दिसंबर को शीत अयनांत बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी हो रही होती है। ठीक, और सबसे छोटा दिन होता है। और 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर 21 मार्च, इसको विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत होता है। 23 सितंबर को ही दिन रात बराबर होंगे और 21-22 मार्च को भी दिन रात बराबर होता है। ठीक, ये याद रखना। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा ये किसके कारण आता है? चंद्रमा के, मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। ठीक, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। पृथ्वी के, मान लो ये अर्थ है और ये मून है। ठीक, तो यहाँ पे ज्वार आएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन उसी टाइम पृथ्वी के पीछे भी ज्वार आता है। उसी टाइम मान लो ज्वार क्या होता है? पानी ऊपर उठ गया तो ये ज्वार है। ठीक, यहाँ भी ज्वार आता है जो चंद्रमा के सामने, जबकि पीछे भी ज्वार आता है। और जो पीछे आता है, जैसे तुम कोई बोझ उठाओ ना तो पीछे नहीं खींचते हो, तो पृथ्वी भी वही करती है कि वो कहीं जल आगे ना चला जाए बहुत ज़्यादा, तो वो भी पीछे अपने को खींचती है। तो ये जो पीछे खींचती, इसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। तो जो सामने आता है वो किस बल के कारण आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जबकि उसी टाइम पीछे जो आता है वो, उसका कारण क्या होता है? अपकेंद्री बल। ठीक, ये याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो दीर्घ ज्वार, वो जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तो दीर्घ ज्वार आएगा। ठीक, जबकि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा लंबवत होंगे 90 डिग्री पे तो लघु ज्वार आएगा। ठीक, लघु ज्वार आएगा, ये याद रखना। किसी स्थान पे 6 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए। ठीक है, ज्वार और भाटा मतलब 12 घंटे के बाद आना चाहिए, लेकिन ये 26 मिनट की देरी से आता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। हमेशा 12 घंटे के बाद किसी स्थान पे दूसरा ज्वार आना चाहिए, लेकिन ये इस पे देरी होती, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि पृथ्वी भी झुकी हुई है अपनी दूरी, और चंद्रमा भी, जिसके कारण प्रत्येक ज्वार, दो ज्वार के बीच का अंतर 26 मिनट का होता है किसी स्थान पे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कितने मिनट की देरी से आता है और कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पे आता है? ये नॉर्थ अमेरिका के पास नोवा स्कोशिया में फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। और इंडिया में ज्वार भाटा कहाँ सबसे ज्यादा आता है? ओखा, मतलब कच्छ की खाड़ी में, ओखा तट पे। और एक क्वेश्चन बनता है कि किसी स्थान पे 2 ही बार ज्वार आता है 24 घंटे में, लेकिन जो इंग्लिश चैनल है, ठीक है, ये ब्रिटेन, नीचे ये फ्रांस, यहाँ पे 4 ज्वार आते हैं एक दिन में। ठीक, इसका कारण है उत्तरी, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर,
दो यहाँ से आते हैं उत्तरी सागर से और दो इंग्लिश चैनल से आए। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होगा? पृथ्वी बीच में रहेगी, अर्थ बीच में रहेगी, मून किनारे रहेगा और सन इधर किनारे रहेगा। इसका प्रकाश चंद्रमा पर पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो ये स्थिति रहेगी तुम्हारी चंद्र ग्रहण की। और चंद्र ग्रहण जब भी होगा कब होगा? पूर्णिमा को ही होगा। ठीक, फिर उसके बाद सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की क्या स्थिति है? जब भी होगा अमावस्या को ही होगा और बीच में क्या होगा? पृथ्वी होगी। ठीक है, बीच में मून होगा। ठीक, बीच में मून होगा, इधर अर्थ होगी, इधर सन होगा। ठीक है, सन का प्रकाश चंद्रमा रोक लेगा थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से तो नहीं रोक पाएगा क्योंकि चंद्रमा का साइज छोटा है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण कभी पूर्ण नहीं होता है। ठीक, तो ये तुम्हारी सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण बीच में क्या होगा? मून, जबकि चंद्र ग्रहण में बीच में क्या होगा? पृथ्वी। ये याद रखना। चैप्टर है अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, जो क्षैतिज रूप से बनती हैं रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं पृथ्वी पर ऐसा माना गया है बस मानचित्र में। ठीक है, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और देशांतर क्या? जो आपका ऊर्ध्वाधर हो। ठीक, ये तुम्हारी हो गई देशांतर रेखाएं। ऊपर नीचे देशांतर और दाएं बाएं अक्षांशीय। ठीक, ये अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से अगर कोण निकाला जाए तो ये जो कोण पृथ्वी के केंद्र से बनेगा ना, वही जैसे यहाँ मान लो 1 डिग्री बनना है तो 1 डिग्री अक्षांश हो गया है दोनों तरफ। ठीक, अक्षांश में जब 23.5 ऊपर जाओगे तो 23.5 को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो इसको क्या कहते हैं? 23.5 को दक्षिणी को मकर रेखा। ठीक, ये बताना सूर्य लंबवत मकर रेखा पे कब होगा, इसका आंसर देना। ठीक, लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? शांत बताना है कब होता है। मकर रेखा पर सूर्य। हाँ, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है लगभग। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है? ये मान लो कर्क, ये भूमध्य रेखा पे 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक, लेकिन जब ऊपर और नीचे जाओगे तो इसकी दूरी, क्योंकि यहाँ दूरी कम हो रही है दो, तो ये दूरी कम होती जाती है। जब भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाओगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक, और दो देशांतर रेखाओं में मान लो ये 0 डिग्री देशांतर हो। ठीक, और फिर 1 डिग्री देशांतर तक आने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक, तो 15 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 घंटा हो जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में 4, मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 4 मिनट तय करना लगता है। ठीक है, जब 15 देशांतर जाओगे तो 15 × 4 तो ये तुम्हारा 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट तुम्हारा 1 घंटा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग 82.5 पे, हमारे जो मानक समय रेखा है इंडिया की, मान लो इंडिया यहाँ पे होगा 82.5 पे, 82.5 नैनी से जाती है मिर्ज़ापुर, तो ये हम लोग 82.5 पूर्वी देशांतर पे इंडिया से जो गुजरती है मान लो, तो हम लोग कितने घंटे आगे हैं?
हम लोग 5.5 घंटे आगे होंगे। 75 घंटे का हो गया तुम्हारा 5 घंटे, इसको डिवाइड करो 15 से, 15 पचे 75, 5 घंटे। और और इसमें 75 में 7.5 जोड़ोगे तो 82.5 होता है। तो 15 देशांतर के बीच का तुम्हारा 1 घंटा है, तो इसका आधा हो जाएगा 7.5, तो 1 घंटे का आधा हो गया 30 मिनट। तो हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। मतलब हम लोगों के यहाँ 5:30 जब सुबह का बज रहा होगा, तब लंदन में कितना टाइम होगा? रात के 12 बज रहे होंगे। समझो, हम लोगों के यहाँ सुबह हो गई, उनके यहाँ रात हुई है 12 बजे। लंदन में 12 बज रहे होंगे और हमारे यहाँ सुबह के 5:30। तो हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं, ये याद रखना। फिर उसके बाद है तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, जब 0 से पूरब की तरफ, ठीक, बेरिंग सागर तक आओगे, ठीक है, तो ये 12 घंटे का लगभग रहेगा। ठीक, और जब बेरिंग सागर से उस पार अलास्का की तरफ चले जाओगे 180 के उस पार, तो वहां पे तुम्हारा मान लो संडे है, ठीक, तो हमारे यहाँ मंडे होगा। ठीक, जब वहां पे संडे हो रहा होगा तो हमारे यहाँ मंडे हो गया होगा। कहाँ? 0 से 180 पूर्वी तरफ जाओगे तो यहाँ पे मंडे है। ठीक, मंडे, और जबकि अलास्का में अभी संडे ही होगा। ठीक, ये याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है भौतिक भूगोल। नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, मान लो पृथ्वी है, जैसे तरबूज की फांकी नहीं निकालते हैं, वैसे मान लो ये पृथ्वी का हम लोगों ने ये पीस निकाला। ठीक, सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? क्रस्ट पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है? फिर उसके नीचे पाया जाता है मेंटल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फिर उसके नीचे पाया जाता है क्रूड। फिर इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, क्रस्ट को, मेंटल को, क्रूड को। ठीक, इसका जो ऊपरी क्रस्ट है, मान लो ये ऊपरी क्रस्ट है, ये ऊपरी क्रस्ट किससे बना होता है? ग्रेनाइट से। किससे बना होता है? ठीक, जबकि निचली क्रस्ट जो कि तुम्हारा महासागरी के नीचे जो क्रस्ट है वो थोड़ा पतला होगा ना, जबकि महाद्वीप ऊंचे हैं, तो महाद्वीप की क्रस्ट ज़्यादा मोटी है। तो वो जो महासागर की किससे बनी है? बेसाल्ट से बनी है। यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक, जो सागर साल्ट, सा से सागर, सा से बेसाल्ट। ठीक, जबकि महाद्वीप किससे बन रहा है? ग्रेनाइट से बना है। ठीक, जो क्रस्ट है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठीक, सियाल होता है, सिलिका और एल्युमिनियम। क्या होता है? सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक, क्रस्ट के नीचे क्या है? मेटल। ठीक, मेटल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सीमा, सियाल और मैग्नीशियम। ठीक, सियाल ऊपर याद रखना, इसका सीमा याद रखना, इसका नीचे याद रखना। ठीक, जो कोर है तुम्हारा, कोर में क्या पाया जाता है? ठीक, कोर में क्या हो जाए? निकिल और फेरस, लोहा। ठीक, निकिल और फेरस भारी पदार्थ हैं जो कि नीचे बैठ गए हैं, तो ये तुम्हारे कोर में है। ठीक, ये याद रखना। जो इनके बीच में तुम्हारी, जैसे मान लो ये फांकी है, ये तुम्हारा ये क्रस्ट हुआ। ठीक, ये तुम्हारा मेंटल हुआ। ठीक, यहाँ पे ये बोला, इसको भी 2 बांटों में बांटा गया है, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर एकदम से थोड़ी होगा कि यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है कि ये अलग चीज़ है, ये अलग है। दोनों एक जगह पे
होगा कि दोनों के तत्व पाए जा रहे होंगे, फिर उसके धीमे धीमे दूसरे पदार्थ के तत्व कम होते जाते होंगे, तो इसको असंबद्धता बोल देते हैं। ठीक। तो ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता है, इसको बोलते हैं कोनार्ड। क्या बोलते हैं? कोनार्ड असंबद्धता। ठीक। ये निचली क्रस्ट होगी, ये ऊपरी क्रस्ट है, और यहाँ से मेंटल है ये बीच का। ठीक। तो ऊपरी मेंटल निचली क्रस्ट, इसके बीच में जो असंबद्धता है उसको बोलेंगे मोहो। क्या बोलेंगे? मोहो। ठीक। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिपेटी। क्या बोलेंगे? रिपेटी बोलेंगे। ठीक, ये याद रखना। फिर उसके बाद है तुम्हारा, यहाँ से क्रस्ट शुरू हो जाएगा, यहाँ से कोर तुम्हारा शुरू है। ठीक, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो ऊपरी कोर, ठीक, ये ऊपरी कोर निचली मेंटल, इसके बीच में है तुम्हारी गुटेनबर्ग। कौन सी? फिर उसके बाद ये निचली कोर ऊपरी कोर के बीच में जो असंबद्धता है उसको बोलते हैं लेहमन। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये याद रखना। ये बात पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। फिर उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है चट्टानें। पृथ्वी आग का गोला थी, या ज्वालामुखी से ही देखो उसको, जब वो एकदम से आती है तो आग नुमा आती है ना, तो जहाँ पे आग लावा जो पड़ेगा, ठीक, वो एकदम जीवाश्म विहीन हो जाएगा, वहाँ जीव जंतु खत्म हो जाएंगे ना। तो जब पृथ्वी ठंडी होकर, कोई चट्टान ठंडी होकर जो पहली चट्टान बनती है तो उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में तुम्हारा जीवाश्म रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इसको जीवाश्महीन बोलते हैं। ठीक। तो इसमें क्या होगा, तो तुम्हारे पेट्रोलियम किससे बनता है? जीवाश्म से बनता है। तो कोयला और जीवाश्म, इसमें पेट्रोलियम पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। तो फिर इसका क्षय और अपक्षय और अपर्दन जब आग्नेय का होता है तो नेक्स्ट चट्टान तुम्हारी बनती अवसादी। ठीक। अवसादी कट, जब आग्नेय चट्टान कट छट के और उसके साथ पेड़ पौधे भी जाएंगे बह के। ठीक। तो ये एक जगह इकट्ठा होंगे जाके, मान लो कहीं पे, या सागर है, यहाँ नदियाँ लेके ये काट छाट के लाई, तो यहाँ पे ये इकट्ठा होता रहा करोड़ों लाखों वर्ष, तो यहाँ पे बन गए, क्योंकि इसमें जीवाश्म भी हैं, तो यहाँ पे पेट्रोलियम या कोयला पाया जाएगा। और सादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, तो इसमें क्रूड ऑयल पाने की संभावना है। ठीक। और जब यही आग्नेय या अवसादी चट्टान लाखों वर्ष तक, मान लो इसमें कोई चेंज ना हो, लेकिन ताप दाब के बाद, ठीक, इसमें जो परिवर्तन होगा तो वो जो चट्टान बनेगी रूपांतरित चट्टान। जैसे जो चूना पत्थर होता है उसमें ताप दाब जब बहुत लाखों वर्ष तक पड़ता है तो वो क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। चूना पत्थर क्या बन जाता है? संगमरमर। तो वो चट्टान कैसी होगी? रूपांतरित चट्टान उसको बोलेंगे। ठीक, ये याद रखना, यहाँ से पूछता है। सबसे पहले चट्टान कौन सी बनेगी? आग्नेय। ठीक, आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट मैंने बताया था महाद्वीप इससे बने हैं। ठीक, जबकि महासागर किससे बने हैं? बेसाल्ट से बने हैं। ठीक, ग्रेनाइट जब इस पे ताप दाब पड़ता है तो ये चेंज होता है नीस में। ठीक, रूपांतरित किस में होता है? नीस में। जबकि बेसाल्ट किस में चेंज होता है? बेसाल्ट चेंज होता है सिस्ट में। ठीक, बेसाल्ट किस में चेंज होता है? सिस्ट में। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी चट्टान अवसादी थी जिसमें जीवाश्म पाए जा रहे थे। तो ठीक, जब इसमें ताप दाब पड़ता है तो सेल किस में चेंज होता है? स्लेट में। सेल किस में चेंज होता है? और चूना पत्थर किस में चेंज होता है? संगमरमर में। ठीक, फिर उसके बाद याद रखना है बालुका पत्थर। बालुका पत्थर किस में चेंज होगा? क्वार्टजाइट में। ठीक, बालुका पत्थर किस में चेंज होगा? हाँ, रूपांतरित चट्टान फिर रूपांतरित होती है जब उसमें और वो पड़ता है ताप दाब। ठीक है, स्लेट जो कि
स्लेट जो कि पहले सैल थी, उसको स्लेट में रूपांतरित हुई, फिर स्लेट फिर रूपांतरित होती है आगे चल के फाइलाइट में, किसमें? हाँ, ये याद रखना। और गैब्रो, गैब्रो किसमें चेंज होगी, रूपांतरित होगी? सरपेंटाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये गैब्रो याद रखना। ठीक, फिर उसके बाद ये बालू का पत्थर याद रखना, ठीक है, और चूना पत्थर याद रखना। इतना है। नेक्स्ट चैप्टर है अंतर्जात बल। क्या है? अंतर्जात बल। पृथ्वी कई प्लेटों में, जो पृथ्वी का क्रस्ट है वो कई प्लेटों में बटा हुआ है। ठीक, तो ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से रगड़ती हैं, एक दूसरे के नीचे ऊपर भी होती हैं। ठीक, तो ये किस कारण होता है? पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें पूछता है कि पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। ठीक, इससे जो अंतर्जात बल होता है, क्या इसमें कभी कभी होता है कि पर्वत बन जाते हैं, एक दूसरे पे चढ़ गए तो पर्वत बन गए। ठीक, और दूसरी क्या है, इसमें घाटियां बनती हैं। तो इसमें पर्वत निर्माणकारी जो बल है तुम्हारा, वो तुम्हारा एक है, एक पर्वत बनता है ब्लॉक पर्वत। ठीक, ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, ब्लॉक पर्वत का इंडिया में कौन सा पर्वत उदाहरण है? सतपुड़ा। ठीक, इसमें क्या हुआ है, मान लो ऊपर ये बह रही है नर्मदा नदी। कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा नदी। ठीक, तो यहाँ पे अगल बगल की चीजें बैठ गई हैं। ठीक, नीचे तापी नदी है, तो ये जो बीच का अपनी जगह पे रहा, अगल बगल की चीजें बैठ गई हैं। ठीक, ये पर्वत है, यहाँ पे बैठ गई, यहाँ पे बह रही मान लो तापी, यहाँ पे बह रही नर्मदा, तो ये पर्वत बन गया। ये पर्वत कौन सा है? ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत का प्रक्रिया क्या है कि अगल बगल की चीजें बैठ जाएं। फिर दूसरा प्रकार का जो पर्वत बनता है, दूसरे प्रकार का है तुम्हारा हॉर्ज पर्वत। क्या है? हॉर्ज पर्वत। इसमें क्या होता है कि बीच की चीज उठ जाए। ठीक, ये अपनी जगह पे ही बनी रहे, किनारे की चीजें अपनी जगह पे बनी रहें, बीच की चीज उठ जाए तो कैसा पर्वत बनेगा? हाज पर्वत। ठीक, इसका उदाहरण जर्मनी में है, इंडिया में कोई पर्वत ऐसा नहीं। ठीक, हॉर्ज पर्वत। फिर मैं बोला था कि इससे घाटियां भी बनती हैं। ठीक, पहली है तुम्हारी भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या है? देखो इंडिया का जो मैप है, यहाँ पे विंध्याचल है, फिर उसके नीचे है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। फिर उसके नीचे तुम्हारा पर्वत सतपुड़ा। जब अगल बगल की चीजें वहीं पे रहें और बीच के नीचे चीज बैठ जाए, ठीक, तो कैसी बनेगी घाटी? भ्रंश घाटी। ठीक, भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। यहाँ पे नर्मदा नदी बह रही है। ठीक, तो भ्रंश घाटी कैसे बनती है? जब अगल बगल की चीजें अपनी जगह रहें, ठीक, और बीच की चीज बैठ जाए, तो बनेगी घाटी। कौन सी? यहाँ पे पर्वत और नदी दोनों अलग अलग करके पढ़ना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी घाटी होती है रैंप घाटी। कौन सी? रैंप घाटी। इसमें क्या होता है कि मान लो ये समतल भूमि है, इसमें अगल बगल की चीजें उठ जाएं। ठीक, अगल बगल की चीजें तो बीच में क्या हो जाएगा? नाली नुमा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया में इसका उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें क्या हुआ कि अगल बगल की चीजें उठ गए हैं, जिसके कारण बीच में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कैसी घाटी में बहती है? रैंप घाटी में बहती है। और नर्मदा नदी कैसी कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी। ठीक, ये याद रखना, ये अंतर्जात बलों के ही कारण हुआ है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक, प्लेट शब्द किसने दी? प्लेट क्या है? मान लो ये पृथ्वी जो है महाद्वीप,
वो कई प्लेटों में बटा हुआ है। ठीक, ये एक प्लेट ऊपर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक, यूरेशियन प्लेट है, उसके बगल में तुम्हारी ये प्रशांत सागरी प्लेट है और अन्य छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो ये जो प्लेटों का अवधारणा दी थी, ये ट्रूजो ऐसे करके कोई थे, उन्होंने दी थी। तो जो ये प्लेट वितरण की सिद्धांत, ये कई सिद्धांतों का मेल है। ठीक, एक तो सागर नितर प्रसरण सिद्धांत है, फिर संवहनीय सिद्धांत है, इन सबको मिलके ये सिद्धांत बना प्लेट विवर्तन की। ऐसा बोला जाता है इसमें जो संवहनीय धाराओं का सिद्धांत था, उन्होंने किसने दिया था? ये तुम्हारा दिया था हैरी हैस ने। ठीक, तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है, कई लोगों ने मिलके बताया है कि कई ये प्लेटें चल रही हैं, ठीक, एक जगह स्थिर नहीं है। उसके पहले एक दिया गया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने दिए थे। पूछता है, वेगनर महोदय ने दिया था। पहले क्या था कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी है, इसमें ये महाद्वीप एक था, उसके किनारे किनारे ये महासागर थे। महासागर को क्या कहा जाता था? पैंथालौसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंथालौसा कहा जाता था। और जो ये महाद्वीप था, इसको पेंजिया कहा जाता था। फिर ये क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये बीच से टूट गया, बीच में बना टेथिस सागर। क्या बना? टेथिस सागर। और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाने लगा? अंगोरा लैंड। क्या कहा जाने लगा? ठीक, जबकि दक्षिण का भाग है, इसको क्या कहा जाने लगा? गोंडवाना लैंड। ठीक है, पृथ्वी का जो ये इंडिया का महाद्वीपीय क्षेत्र है नीचे वाला, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, जबकि हिमालय वाला तुम्हारा अंगोरा लैंड का भाग है। ठीक, लॉरेंसिया या अंगोरा लैंड का पार्ट है। तो ये याद रखना। उसके बाद है भूकंप या सुनामी। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? तो नेक्स्ट चैप्टर है भूकंप। ठीक, ये अंतर्जात बलों के कारण, बाह्य बलों के कारण भी हो सकता है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन बम का कहीं विस्फोट किया जाए तो भूकंप आ सकता है, लेकिन ये अधिकतर सामान्यतः आंतरिक बलों के कारण होता है। ठीक, इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, किंतु ऐसा बताया जाता है कि जब भूकंप आना होता है तो उसके कुछ मिनटों पहले रेडॉन गैस वातावरण में फैल जाती है। भूकंप पहली बार जहाँ उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, अर्थात फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल या फोकस कहते हैं। ठीक, और जो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर जहाँ महसूस किया जाता है तो उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक, ईपी सेंटर। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। हाँ, तो ईपी के सेंटर, और इसमें इंटरचेंज कर देता है, क्वेश्चन में बोल देता है कि जहाँ पे सबसे पहले उत्पन्न होता है उसको ईपी सेंटर कहते हैं, तो वो कथन गलत होगा। ठीक है, जहाँ सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, जबकि सबसे पहले जहाँ महसूस किया जाता है उसको ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक, ये याद रखना। भूकंप के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो मुख्यतः 3 होती हैं। प्राथमिक तरंगे, जिन्हें प्राइमरी अर्थात पी से डिनोट करते हैं, प्राइमरी तरंगे, और दूसरी सेकेंडरी होती हैं, और फिर उसके बाद होती हैं लव तरंगे। ठीक, जो सरफेस पे चलती हैं, जबकि ये पी और एस तरंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना में चलती हैं। ठीक, प्राइमरी तरंगे सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, तो इनकी गति सबसे अधिक। ठीक, और ये ध्वनि की भांति होती हैं। ठीक, ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक, कैसी तरंगे होती हैं? तो इनके लिए इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि और ये ठोस, द्रव,
गैस तीनों में चल सकती हैं। ठीक, प्राइमरी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंगे अर्थात एस तरंगे ये प्रकाश की भांति होती हैं। ठीक, अनुप्रस्थ होती हैं और ये सिर्फ ठोस और द्रव में चल सकती हैं। ठीक, ये सिर्फ ठोस में चल सकती हैं। ठीक है, द्रव में ये इस तरंगे नहीं चल सकती हैं, ये याद रखना। ये ठोस माध्यम में चलती हैं और तरल में प्रायः लुप्त हो जाते हैं, ये याद रखना। एल तरंगे पृथ्वी की सतह पर चलती हैं और इन्हीं के कारण सबसे ज़्यादा विनाश होता है, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा गति किसकी? एस तरंगे की। सबसे ज़्यादा गति किसकी? सॉरी, पी तरंगों की, क्योंकि सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं, फिर एस तरंगे की, फिर एल तरंगों की। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करती हैं? एल तरंगे करती हैं। ठीक, ये याद रखना। फिर उसके बाद है भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। किससे मापी जाती है? ठीक, इसके 3 स्केल हैं। रॉसी या फेरल स्केल, इसके मापक 1 से 11 होते हैं। फिर उसके बाद है मार्केली स्केल। ठीक, ये इसके 12 मापक हैं और ये अनुभव प्रधान होता है। जबकि रिएक्टर स्केल 0 से 9 इसके मापक होते हैं। ठीक, तीव्रता रिएक्टर स्केल पे, और पिछली बार से ये 10 गुना, जैसे पिछली बार मान लो 7 का आया और इस बार 8 का आएगा, तो ये 10 गुना तीव्रता पिछली बार से अधिक रहेगी इसकी। ठीक, ये याद रखना। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को, मान लो 7 सेल्सियस का रिएक्टर स्केल का, यहाँ भी भूकंप दिल्ली में आया और फिर मुंबई में आया, तो इन दोनों को स्थानों को काल्पनिक रेखा से मिलाया जाएगा। इसको बोलते हैं आइसोसिस्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसिस्मल। और जब एक ही समय में एक ही समय पर आने वाले क्षेत्रों को मिलाना, मतलब 7 बजे मुंबई में भी आया, 7 बजे और कहीं आया हो, तो उन रेखाओं को होमोसिस्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद सुनामी के इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी रसिया में आया है। ठीक है, भूकंप आने के बाद वहाँ पे, तो थोड़ा ये याद रखना। रसिया, ये सुनामी शब्द किस भाषा का है? जापानी भाषा का है। ठीक, जापानी भाषा का है। ज्वालामुखी नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक, ज्वालामुखी क्या होता है? ठीक, एक छिद्र से निकलने वाला लावा या मैग्मा, गैस, राख आदि के उद्गार को ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, जब ये अंदर पृथ्वी की सतह के अंदर जो होता है तब इसे मैग्मा कहते हैं। जब ये पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है तो लावा कहलाता है, और इससे चट्टान जो निर्मित होती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? हाँ, ये याद रखना। जीवाश्म नहीं होंगे इसमें। फिर उसके बाद है ज्वाला, क्योंकि पृथ्वी के मान लो सारा ये मैग्मा ये पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाता है, कुछ अंदर ही जम गया। ठीक, जो ऐसे जमता है तो इसको लेपोलिथ कहते हैं। ठीक, जो सीधा सीधा खड़ा खड़ा जमता है उसको डाइक कहते हैं। ठीक, और सिल होता है ये पड़ा हुआ। ठीक, और फेंकोलिथ क्या होता है? मान लो ऐसे ऐसे फेंक दिया गया दूर तक, फेंकते तो ऐसे रस्सी जैसे नहीं फेंकते हैं, तो ये फेंकोलिथ हो गया दूर तक कई बार। ठीक, और लैकोलिथ क्या होता है? ये गुंबद नुमा बड़ा सा होता है, इसको क्या कहते हैं? लैकोलिथ। ठीक, फेंकोलिथ
फैंकोलिथ कई दफा फेंक दिए। लैपोलिथ गोद जैसा नहीं होता, ऐसे ही तो गोद बनाते हैं, लैप बोलते हैं। तो लैपोलिथ हो गया, ये डाइक हो गया सीधा सीधा, ये सिल हो गया। ठीक, ये याद रखना। यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा पीसीएस में, पीसीएस में ये बनेगा कौन से कहाँ पे ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक, बस ये इंडिया में कौन सा है, एक तो नारकंडम है, दूसरा बैरन है। ठीक, कहाँ पे, अंडमान निकोबार के पास, बंगाल की खाड़ी में। नारकोंडम तुम्हारा है सुप्त है। ठीक है, मृत सुसुप्त है। ठीक है, नारकोंडम क्या है तुम्हारा, सुसुप्त है, जबकि तुम्हारा बैरन एक्टिव है। ठीक, बैरन तुम्हारा एक्टिव है, नारकोंडम सुसुप्त है। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो ज्वालामुखी है तुम्हारा ओजस डेल सेलेडो, ये कहाँ है, अर्जेंटीना में। ठीक, अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे ये तुम्हारा ओजस डेल सेलेडो यहाँ पे मान लो। ठीक, फिर उसके बाद कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहाँ है तुम्हारा, ये भी साउथ अमेरिका में तुम्हारा इक्वेडोर के पास है, इसको मैप पे जाके देख लेना। ठीक, फिर उसके बाद पोपोकैटोपिल, ये कहाँ है तुम्हारा, मैक्सिको में है। फिर उसके बाद तुम्हारा है, इसमें याद रखना माउंट इरेबस, ये तुम्हारा अंटार्कटिका में है। ठीक है, रॉस सागर में। ठीक, अंटार्कटिका में है, सोचो कि ये वहाँ जहाँ बर्फ जमी है वहाँ पे ज्वालामुखी है और एक्टिव है। ठीक, फिर उसके बाद माउंट एटना इम्पोर्टेंट है, ये इटली में सिसिली में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद याद रखना विसुवियस, ये भी तुम्हारा इटली में है, नेपल्स की खाड़ी में। फिर उसके बाद स्ट्रोम्बोली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेपारी द्वीप, ये भी तुम्हारा भूमध्य सागर में है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। उसके बाद है तुम्हारा क्राकातो, ये इंडोनेशिया में है, ये याद रखना। फिर उसके बाद में चिम्बारेजो, ये भी तुम्हारा इक्वेडोर में है, साउथ अमेरिका में। ठीक, फिर उसके बाद फ्यूजियामा जापान में है, माउंट ताल फिलीपींस में है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, माउंट पिनाट्यूबो, ये भी तुम्हारा फिलीपींस में है। देवबंद और कोह सुल्तान, ये तुम्हारे दोनों ईरान में है, देवबंद और कोह सुल्तान ये तुम्हारे ईरान में है। फिर माउंट पोपा, ये कहाँ है, म्यांमार में है। कहाँ है, किलिमंजारो, ये तुम्हारा तंजानिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक, किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तंजानिया, ये याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा अपवाह तंत्र। ठीक, इसमें इम्पोर्टेंट है ये याद रखना कि मान लो ये इंडिया है। ठीक, ये हिमालय, हिमालय बाद में बना, पहले यहाँ पे नदियाँ बह रही थी। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे अभी आती है कौन सी तुम्हारी सिंधु हुई। ठीक, फिर ये तुम्हारी सतलज आती है। सतलज किस दर्जे से प्रवेश करती है इंडिया में, इसका जवाब देना। हाँ, तो ये सिपगिला दर्जे से प्रवेश करती है। तो ये जो नदियाँ हिमालय को पार करके आ रही हैं तो इनको पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी, ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ठीक है, गंगा भी पूर्ववर्ती नदी है, शिवालिक को पार करके आ रही है। ठीक, शिवालिक है, फिर मध्य के बाद तुम्हारा ग्रेटर हिमालय है, फिर तुम्हारा एक ट्रांस हिमालय, ये हिमालय है। ठीक, फिर उसके बाद समानांतर प्रतिरूप, समानांतर प्रतिरूप कहाँ बनता है ये, जैसे नर्मदा, ये तापी, ये मांडवी नदी, फिर उसके बाद भरतपूजा और अन्य नदियाँ, तो ये समांतर बन रहे हैं ना। तो इसको ये जो पश्चिम में अरब सागर में जो नदियाँ गिर रही हैं ये समानांतर प्रतिरूप बनाती हैं, ये याद रखना। ठीक, फिर उसके बाद अपकेंद्री, जो तुम्हारा है मान लो ये बिंद है, नर्मदा है, ये तुम्हारा यहाँ पे नर्मदा कहाँ से, नर्मदा और सोन नदी तुम्हारा मैकाल पर्वत से निकल रही है। तो ये तुम्हारा अपकेंद्री, मतलब केंद्र से बाहर कई नदियाँ निकल रही हैं, तो ये अपकेंद्री बल का उदाहरण हुआ। ठीक, ये याद रखना। और जालीनुमा, तो ये जो भी
उत्तर भारत की नदियां हैं, मान लो ये गंगा है, गंगा में ये पेड़ की पत्ती जालीनुमा नहीं, कई नदियां ऊपर से मिलने तो ऐसे ही तो पेड़ की पत्ती होती हैं, तो ये जालीनुमा वो बनाती हैं पत्तियों, ये याद रखना। फिर उसके बाद है महासागरी नितल उच्चावच। ये सागर महाद्वीप हैं। महाद्वीप किससे मिलके बने, किस प्रकार की चट्टानों से बने हैं? ये ग्रेनाइट चट्टानों से बने हैं, ठीक। जबकि महासागर किससे बने हैं? बेसाल्ट से बने, बेसाल्ट से बने हैं, ठीक। मान लो ये महाद्वीप हुआ, महाद्वीप हुआ और ये महासागर, ठीक। महाद्वीप आएगा, फिर उसके बाद महाद्वीपी, फिर यहाँ पे मान लो पानी है तो इसको महाद्वीपी मग्न तट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिर उसके बाद ये आता है तुम्हारा, यहाँ से ये ढाल है, ठीक, इसको महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं। फिर उसके बाद है ये जो नीचे जो महासागर में नीचे है इसको बोलते हैं सागरी नितल मैदान, ठीक। उसके बाद है जो ये अंदर भी पर्वतनुमा है तो इनको कटक कहते हैं, जो उठा हुआ है, ठीक। और जो नीचे गर्त भी बनी रहती हैं तो इसको गर्त कहते हैं, तो ये याद रखना। महाद्वीपीय कटक, जैसे कि उसमें तुम्हारा अटलांटिक में बीच में एक पर्वतनुमा बनी है, उसको मध्य अटलांटिक कटक बोलते हैं। महासागर में इसमें गर्त पूछ लेता है, कौन सी गर्त कहाँ है, ठीक, ये याद रखना। ये मान लो पैसिफिक ओशियन है तुम्हारा, ये कौन सा ओशियन है, ठीक, इसमें मेरियाना गर्त है, जिसको चैलेंजर गर्त, जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है, मेरियाना, ये याद रखना। टोंगा गर्त है, ये याद रखना। बस इतना ही याद रखो इसमें। फिर ये मान लो ये अटलांटिक ओशियन है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, छोड़ दो, ये दिख नहीं रहा है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाते हैं। महासागरीय तरंग या धाराएं, तरंग ऊपर नीचे चलती हैं और धाराएं पैरेलल चलती हैं, ठीक। इसमें इम्पोर्टेंट है ये पृथ्वी है मान लो, ठीक है, ये कर्क रेखा, ये तुम्हारी भूमध्य रेखा है, ये ऊपर कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। सूर्य लंबवत कहाँ होगा? ये भूमध्य रेखा पे, ठीक। जो सागर का यहाँ से जो ऊपर की तरफ चलेगी वो तुम्हारी कैसी होगी धारा, ठीक, तरंग गरम होगी, ठीक। ऊपर से जो तुम्हारी नीचे की तरफ आएगी वो कैसी होगी? तो गर्म और ठंडी का यही कॉन्सेप्ट है, इसमें पूछता है कौन सी गर्म है धारा, कौन सी ठंडी है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा अटलांटिक ओशियन में, इसमें ये सागर से पूछता है कौन सी सागर में कौन सी चल रही है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, ठीक, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक। ये तुम्हारी मान लो कौन सी सागर में कौन सी धारा बह रही है, ठीक, कोई एक नाम दे देगा, कोई उसी को पूछ लेगा अटलांटिक ओशियन में बहती है कि पैसिफिक में बहती है कि तुम्हारा पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन, कौन सी कहाँ बह रही है, ठीक। मान लो ये तुम्हारी उत्तरी विषुवधारा चली आगे और पहुंची कहाँ, ये तुम्हारा पैसिफिक ओशियन है, ये आगे चली, फिर ये जापान के पास, इसको बोलते हैं क्यूरोसियो धारा, तो ये कैसी ऊपर जा रही तो ये गर्म होगी, ठीक। फिर एक ये जापान और रसिया के बीच में एक चली जाती जिसको बोलते हैं सुसीमा की धारा, तो ये कैसी होगी, गर्म होगी ठंडी होगी, गर्म होगी। फिर ये आगे चली, ऊपर से आई क्यूराइल धारा, तो क्यूराइल कैसी होगी, ठंडी होगी कि गर्म होगी, ठीक है, क्यूराइल की धारा ठंडी है। फिर ये आगे चली तो नीचे आई, ये आगे बही तो इसको बोलते हैं अलास्का की धारा, ऊपर जा रही अलास्का, तो ये गर्म होगी कि ठंडी होगी,
ठंडी होगी, ऊपर जा रही है, ऊपर गर्म होगी, ऊपर गर्म गर्म होगी। फिर नीचे ये कैलिफोर्निया की धारा यहाँ पे बह रही, तो कैलिफोर्निया की धारा कैसी होगी? ठंडी। ठंडी होगी। ठीक। फिर हम्म, उसके बाद है, नीचे आएंगे, नीचे ओशियन में ये तुम्हारी दक्षिणी विषुवत धारा चली आगे, ये यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पहुंची। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाली धारा कैसी है? गर्म। गर्म धारा है। फिर ये आगे चलते हुए गई है, ये तुम्हारी, ये साउथ अमेरिका है। ठीक। तो ये आगे नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये कैसी धारा है? ये पेरू की धारा इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पेरू है। ठीक। तो ये कैसी धारा होगी? ठंडी होगी, गर्म होगी? ठंडी। ठंडी होगी। ठीक है। जब यही गर्म हो जाती है तो अल नीनो इफेक्ट बोलते हैं, जिसके कारण भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है। ठीक। यही तुम्हारी जब गर्म हो जाती तो उसको क्या बोलते हैं? अल नीनो की धारा। ठीक। ये याद रखना। फिर उसके बाद तुम्हारा ये अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में, ये अटलांटिक ओशियन है। जब अटलांटिक ओशियन में तुम्हारी ये आगे पहुंचती है मैक्सिको की खाड़ी में, एंटीलीज की धारा। एंटीलीज की धारा कैसी होगी? गर्म। गर्म होगी। फिर ये आगे ही फ्लोरिडा की धारा के साथ मिलती है, तो फ्लोरिडा की धारा कैसी है? ये भी ऊपर जा रही, गर्म। ठीक है। जब ये दोनों मिल जाती है तो ये गल्फ स्ट्रीम कहलाती है, और गल्फ स्ट्रीम दुनिया की सबसे तीव्र बहने वाली गर्म जलधारा है। ठीक। और इसके यहीं पे ऊपर से आती है लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर सागर से। तो लेब्राडोर ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। तो ये जब यहाँ ये मिलती है तो यहाँ पे बनता है प्लैंकटन। ठीक। और यहाँ पे मछलियों का ये चारा होता है। ठीक। इसलिए कारण यहाँ पे मछली उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे होता है। इसको ग्रैंड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। और ये क्वेश्चन आता है, ग्रैंड बैंक कहाँ है मछली पकड़ने का। फिर उसके बाद ये आगे चलती है, ठीक, अमेरिका में। फिर आगे चल के एलिमेंजर की धारा गर्म, और नॉर्वेजियन की धारा ये रसिया तक जाती, और रसिया का यहाँ पे एक बंदरगाह है। ये है आर्कटिक ओशियन में पड़ता है, सबसे ठंडी जगह में, लेकिन फिर भी ये वर्ष भर खुला रहता है। यही एलिमेंजर की धारा, नॉर्वेजियन की धारा जब ऊपर आगे पहुँचती है गर्म पानी लेके, तो इसके कारण ये पानी खुल जाता है। इसी के कारण ये वर्ष भर खुला रहता है, जो कि सोचो कि इतनी ऊंचाई पे, मतलब इतने ऊंचे हाई अक्षांश पे है आर्कटिक में, बर्फ जो कि जमा है, तब भी लेकिन ये खुला रहता है। फिर उसके नीचे आती है तुम्हारी रेनेल की धारा। रेनेल की धारा ये तुम्हारा स्पेन के आसपास बह रही है। ठंडी होगी, गर्म होगी? ठंडी, ऊपर से आ रही है। फिर उसके नीचे ये अफ्रीका के आसपास कैनारी की धारा बह रही है। तो ये ठंडी होगी, गर्म होगी? ठंडी धारा है। ठीक। यहीं पे सोचो कि यहाँ पे ये, इसके चारों ओर ये महासागरीय धाराएं बह रही हैं, और बीच में सागरनुमा यहाँ पे समुद्री घास उत्पन्न होती, तो इसको सारगैसो सागर बोलते हैं। इसके आसपास कोई तट नहीं है, कि धाराओं के कारण यहाँ पे सागर जैसा बन जाता है, तो इसको सारगैसो सागर बोलते हैं, बिना तट के। जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पूछ लेता है, सारगैसो सागर कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। फिर उसके नीचे, अगर नीचे दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील की धारा गर्म है, और नीचे से आती है फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड की धारा ठंडी है। यहाँ पे भी प्लैंकटन उत्पन्न होता है, और मछली उत्पादन का प्रमुख स्थल है। और फिर यही जब आगे चल के नीचे अफ्रीका के नीचे से ऊपर जाती है, तो ये बेंगुला की धारा कहलाती है। बेंगुला की धारा कैसी है? ठंडी है, गर्म? ठंडी धारा है। ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा ये पैसिफिक, ये तुम्हारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में विषुवत रेखा से नीचे आई मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की धारा कैसी होगी? गर्म। और फिर ये आगे अंगुरहास की धारा, ये भी गर्म है। ठीक। ये याद रखना।
ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाली तुम्हारी गर्म थी, जबकि ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाली धारा ठंडी है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है। ये याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। ये इंडियन ओशियन की मोजाम्बिक धारा और अबुल हास की धारा, ये याद रखना।